मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। 17 जून 2021 के इस लेक्चर में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हमारे टेबल के ऊपर है न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एमसीक्यू। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, डिस्काउंट्स, प्राइज, फैकल्टीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। अगर आप मोबाइल स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं देन यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट दैट इज़ studiiq.com। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। पहली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये बताया है कि हमारा देश भारत जो है ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट या फिर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सेकंड खबर यूनियन कैबिनेट के साथ जुड़ी हुई है। यूनियन कैबिनेट ने जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी सब्सिडी को इंक्रीज़ किया है। इसके साथ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको कॉरपोरेटाइज किया जाएगा, उसको और ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा फ्लेक्सिबल एज वेल एज उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ की जाएगी। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर ये डबल हो चुका है 1.86 लाख करोड़ रुपीस, विच इज़ वेरी गुड। 26 करोड़ 53 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस आज तक हमारे देश में दिए गए हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने यह कहा है कि बायोफ्यूल्स एंड लो कॉस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल देंगे, ऑफ कोर्स इसकी सूरत बदल देंगे जैसे हम कहते हैं। नेशनल कोविड-19 रिकवरी रेट 95.80% तक हो गया है। इंटरनेशनल योगा डे को 21 जून को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी और एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल में डेवलप किया जाएगा। गुजरात में है ये लोथल, तो एक एमओयू इसको लेकर साइन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब एक कोर्स लॉन्च करेंगे। ये कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम होगा फॉर कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स। इसको कल लॉन्च किया जाएगा ताकि एक शॉर्ट पीरियड में हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को ट्रेन कर सकें। आईसीएमआर ने यह कहा है कि सिम्टोमेटिक केसेस वे सिग्निफिकेंटली हायर इन प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग सेकेंड वेव दैन द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19। यूएसए और रशिया दोनों ने ये जो आर्म्स कंट्रोल है उसके ऊपर बातचीत के बारे में ये कहा है कि दे विल गेट टुगेदर, दे विल रिज्यूम आर्म्स कंट्रोल टॉक्स। और दोनों ने एक दूसरे के जो अपने अपने एम्बेसडर्स जो हैं तो उनको मॉस्को और वॉशिंगटन में फिर से भेज दिया है। बांग्लादेश इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूशन सेटअप करने वाला है। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि G7 देशों ने एक MNC टैक्स यानी कि मिनिमम एक ग्लोबल टैक्स जो है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं उनको एक मिनिमम टैक्स पे करने की बात, एक प्रपोजल जो है वो रखा था। नाउ द थिंग इज़ कि इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम देख लेते हैं। Earlier this month, the G7 countries endorsed a proposal to impose a minimum tax on MNCs and digital enterprises which have usually paid low taxes and avoided taxes altogether by shifting profits to low tax jurisdictions. जैसे मैंने इसकी बात हम कर रहे थे, जैसे मैंने आपको समझाया था कि MNCs और कुछ ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो डिजिटल एंटरप्राइजेस हैं, वो क्या करते हैं कि अगर भारत में उनको 20% टैक्स पे करना है तो फिर वो कहेंगे कि हमारा पूरा बेस जो है वो एक टेक मीन्स है कि देश में फॉर एग्जांपल आयरलैंड है या फिर मॉरिशस हैं, देन देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल, केमन आइलैंड्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको हम टैक्स हेवन्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी ऑफिस जो है वो वहाँ पर सेटअप करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमें तो यहाँ पर टैक्स पे करना है, हमारी जो ऑफिस जहाँ पर है वहाँ पर, लेट्स से फॉर एग्जांपल आयरलैंड में, तो आयरलैंड में वो ना के बराबर या फिर टैक्स ही नहीं पे करेंगे क्योंकि वहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो ना तो इन कंपनीज़ ने हमारे देश में भारत में टैक्स पे किया, ना तो आयरलैंड में, या फिर आयरलैंड में किया तो ना के बराबर, तो हमारे देश के लिए तो वो नुकसान ही हुआ। तो ये चीज़ जो है वो दुनिया के बहुत सारे देशों को परेशान करती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए G7 ने यह तय किया कि एक मिनिमम टैक्स जो है ये MNCs और डिजिटल एंटरप्राइजेस के ऊपर हमें
लगाना चाहिए। अब G7 का जो प्रपोजल है इसको लेकर भारत खुश नहीं, ये प्रपोजल नहीं लेकिन जो इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रपोजल है उसमें ये बात है कि स्टार्टिंग में एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा, एक टेस्टिंग की जाएगी 100 MNCs के ऊपर। अब OECD के जो देश हैं उनका कहना यह है कि ऐसे 2000 ऐसी, मैंने देश कहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 MNCs, 100 मल्टीनेशनल कंपनीज। तो 2000 जितनी जो कंपनीज हैं ऐसी MNCs हैं उनके ऊपर आप ये पायलट प्रोजेक्ट कीजिए, सिर्फ 100 कंपनीज के ऊपर नहीं। तो भारत भी ये चाहता है ए वाइडर एप्लीकेशन वुड एंश्योर इंडिया डज नॉट लूज टैक्स अंडर द न्यू रजीम। भारत एक इक्विलाइजेशन लेवी नाम से एक टैक्स लगाता है और इसको लेकर इंडिया और यूएसए के बीच में इश्यूज भी हुए हैं। यूएसए खुश नहीं है। यूएसए का कहना यह है कि ये सारी अमेरिकन कंपनीज जैसे कि गूगल हैं, एप्पल, अमेज़ॉन, फिर दूसरी कंपनीज के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये सारी कंपनीज जो हैं जो भारत में ऑपरेट कर रही हैं, तो इनके ऊपर नेटफ्लिक्स है फॉर एग्जांपल, तो ये सारी कंपनीज के ऊपर, अमेज़ॉन प्राइम, तो ये सारी कंपनीज के ऊपर जो एक टैक्स लगाने की बात भारत ने बताई, तो यूएसए ने ये कहा कि आप तो हमें टारगेट कर रहे हैं, हमारी कंपनीज को ही टारगेट कर रहे हैं, हम भी आपके कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स इंक्रीज कर देंगे। तो ये विवाद भी हुआ था, शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया है। नाउ द थिंग इज कि ये इक्विलाइजेशन लेवी से जो हमें पैसे मिलेंगे तो उतने या फिर उससे ज़्यादा मिले तो भारत खुश होगा, लेकिन उससे कम मिलेंगे तो ऑफकोर्स हम खुश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए भारत कह रहा है कि 100 नहीं, आप 2000 जितनी कंपनीज के ऊपर ये जो टैक्स प्रपोजल है मिनिमम टैक्स, तो वो 2000 कंपनीज के ऊपर लगाइए ताकि हमें भी पता चले कि हमें कितने पैसे इसमें से मिलेंगे। दूसरे पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है यहाँ पर। पिलर नंबर 1, इसके 2 पिलर्स हैं। इट हैज़ 2 पिलर्स टू कवर 100 MNCs इनिशियली, फिर धीरे धीरे इसको एक्सपांड किया जाएगा। फर्स्ट पिलर इज टैक्सिंग राइट्स टू बी एलोकेटेड टू मार्केट jurisdictions. Pillar 2 is a global minimum tax rate to at least 15% on a country by country basis, at least 20% of profit exceeding a 10% margin for largest most profitable MNCs. अब इसको समझ लेते हैं। This implies that large MNCs with at least 10% profit margin will need to pay tax in countries where they have a presence and not where they are based. उनका बेस कहीं पर भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर वो कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर नेटफ्लिक्स का बेस यूएसए में है और वो भारत में प्रॉफिट बना रहा है, भारत में ऑपरेट हो रहा है, भारत में प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है, तो भारत में जो भी क्रिएट आपने किया, भारत में जो भी पैसे आपने क्रिएट किए, तो उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। आपका बेस कहाँ पर है, दैट इज नॉट द मेन पॉइंट। द मेन पॉइंट इज आपका प्रेजेंस कहाँ पर, आप किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। It also proposes a global minimum tax rate of at least 15% on a country-by-country basis, which takes care of distortions caused by low tax jurisdiction. Under the current proposal, India's revenue would be much less than it gets from equalization levy, जो मैंने आपको already बता दिया। अभी 15% लगाने की बात है, equalization levy वैसे कम है, लेकिन equalization levy जो है वो डायरेक्टली हम लगाते हैं यहाँ पर। ये 15% अब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी हमें और ज़्यादा रिफ़ाइन करनी है फॉर श्योर। अभी ये प्रपोजल है, रिमेंबर, अभी इसको और ज़्यादा रिफ़ाइन किया जाएगा। OECD कंट्रीज़ इसको देखने वाले हैं, फिर G20 कंट्रीज़ जो हैं वो इस प्रपोजल को देखेंगे। कुछ 139 जितने देश जो हैं वो टोटल एक मीटिंग होगी, G20 और OECD देश, तो ऐसे देश मिलकर जो हैं वो, और टोटल लगभग 139 जितने देश जो हैं वो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ताकि जब इसके बारे में कोई डिसीजन लिया जाए तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या था। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया है, जजमेंट ऑन ऑल ऑफ अस। हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, आई थिंक हम कल इसके बारे में हमने कल इसके बारे में बात की थी, मैंने आपके साथ इन्फोग्राफिक भी शेयर किया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 लोगों को बेल दे दी है, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आशीष इकबाल तन्हा।
अब बेल जो है, बेल मिलना या फिर बेल ना मिलना, आप जेल में रहेंगे, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही रूटीन चीज़ें हैं। लेकिन कल आप रीजनल न्यूज़पेपर्स देखिए, मराठी न्यूज़पेपर, गुजराती न्यूज़पेपर, पंजाबी न्यूज़पेपर या फिर नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स को देखिए, यू विल फाइंड दिस थिंग कि ये वाला जो टॉपिक है ये फर्स्ट पेज के ऊपर था। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए क्यों है? और यहाँ पर लिखा है, इस आर्टिकल का नाम है जजमेंट ऑन ऑल ऑफ अस। इस जजमेंट की इम्पैक्ट हम सभी के ऊपर क्या हो रही है, या फिर क्या हमें ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है ये जजमेंट? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। क्यों? समझने की कोशिश करते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरली वाइड डेफिनेशन ऑफ द टर्म टेररिस्ट एक्ट अंडर द यूएपीए, ये यूएपीए जो है, इसके अंदर जो टेररिस्ट एक्ट है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही वाइड है। जब डेफिनेशन बहुत ही वाइड होती है तो बहुत सारी चीज़ें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ऐसा होता भी है कि आपको किसी व्यक्ति से, किसी टॉपिक से इश्यू है, आपके पास पावर है, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप ये वाइडर लॉज जो हैं, वाइडर टर्म्स जो हैं, वो लगा देंगे, उनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस आप लगा देंगे, और फिर उनके साथ क्या होगा वो हम सब जानते हैं। यही चीज़ हुई ये 3 लोगों के साथ भी, क्योंकि फाइनली अभी कोर्ट ने तो इनको छोड़ दिया है। अब इनको पकड़ा क्यों गया था? सीएए को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप था। ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का इल्ज़ाम जो है वो इनके ऊपर है कि आपने इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया। अब कोर्ट्स का कहना क्या है? कोर्ट्स ये कहती हैं, अदालतें ये कहती हैं कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिसकी एक सोसाइटी के ऊपर लार्ज स्केल एक भय पैदा होता है सोसाइटी में, तब आप उसको टेररिज्म कह सकते हैं। किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना करना जो है, ये टेररिज्म कैसे होता है? और ऐसा मैं नहीं, कोर्ट भी ये कह रही है। Any self-respecting police force in the country out to read the judgment carefully। ये जजमेंट जो है वो हर एक पुलिस ऑफिसर को या फिर हर एक पुलिस बॉडी को इसको स्टडी करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वही ये सारे जो जो टैग्स हैं या फिर ये जो सारी जो जो सेक्शंस हैं अलग अलग, वो लगाते हैं। वही वो फर्स्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे कि इस व्यक्ति ने ये चीज़ें की हैं, तो इस व्यक्ति के ऊपर ये सारी जो कलमे हैं या फिर सेक्शंस जो हैं वो लगाए जाते हैं, और फिर कोर्ट में प्रूव करना होता है कि ये वैलिड है या फिर नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर आपके ऊपर, लेट्स से आपके ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम लग गया, आपके ऊपर कोई मर्डर का इल्ज़ाम लग गया या फिर मारपीट का, तो कितना समय जो है वो आपके जीवन का बर्बाद हो जाएगा। और ये जजेस भी जानते हैं। इस कोर्ट, ये जो केस है उसमें जजेस ने कहा कि सेकेंड वेव की वजह से और जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का फंक्शनिंग जो है वो काफ़ी स्लो है, तो इसकी वजह से ये ट्रायल जो है वो और ज़्यादा डिले हो सकता है। और तब तक इन लोगों को जेल में रखना जो है वो एक प्रकार की पनिशमेंट ही होगी। प्रूव होने से पहले उस व्यक्ति को पनिश किया जाता है। हमारे देश में ये सिस्टम है। यू वॉन्ट बिलीव, आपको शायद पता भी होगा, बट अगर आप जानेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे इस बात के ऊपर कि 50 रुपये, 100 रुपये बेल ना पे कर पाने के चक्कर में कितने सारे यंगस्टर्स जो हैं वो जेल में हैं। कोई उनको उनके 50-100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये जो एक पे करके उनको छोड़ा जा सकता है, कोई आता नहीं है और बस वो वहाँ पर रह जाते हैं और सालों रह जाते हैं। उनका जो क्राइम है उसकी सज़ा लेट्स से 30 दिन है, लेकिन वो 1.5 साल 2 साल तक ये 1000-2000 रुपये के लिए या फिर उससे भी कम रुपए, 100 रुपये, 125 रुपये ना होने की वजह से या फिर कोई पे करने के लिए नहीं आता, इसकी वजह से वो जेल में रहते हैं। बेल नॉट जेल इज द डिफॉल्ट रूल ऑफ फॉर अंडर ट्रायल्स एंड सच ऑर्डर्स आउट टू बी रूटीन। बेल देना जो है ये एक डिफॉल्ट रूल है अंडर ट्रायल्स के लिए। जेल डिफॉल्ट रूल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर जेल जो है वो एक डिफॉल्ट रूल तो नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट सिस्टम हो चुका है कि जब तक आपका टर्न नहीं आएगा, आपका टर्न कब आएगा यू डोंट नो, तब तक आप जेल में रहेंगे।
और ये लोग जो हैं ये ना तो फ्लाइट रिस्क हैं और ना तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। मैं ये 3 लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 3 पीपल, दिस आर्टिकल इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस 3 पीपल। द जजमेंट हैज़ वाइडली बीन हेल्ड एज अ फ्लैग bearer, but it would be myopic to celebrate it without introspecting how we got to a place where routine bail orders are now causes for celebration। एक रूटीन बेल ऑर्डर जो है उसको भी हम सेलिब्रेट करने लगे। ऐसी सिचुएशन हमारे देश में क्यों आई है? अभी जो हमने चीज़ें डिस्कस की कि एक चीज़ का होना, उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर जो रिपोर्ट तैयार होता है, रिपोर्ट फिर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जो डिस्कशंस होती है, ये सारी चीज़ों में एक बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तब जाकर हमें मीन्स ये सारी चीज़ों की वजह से ये रूटीन बेल भी हमें एक बहुत बड़ी बात लगती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक आई गिव यू वन मोर थिंग, एक दूसरी बात करते हैं। एग्जांपल्स हमने काफ़ी देख ली है। लॉयर्स भी जो हैं वो कोर्ट्स में कुछ ऐसी बातें करते हैं, मीन्स ये जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो उनके लॉयर्स तो उनको बचाने के, लेकिन जो ऑपोजिशन जो जो डिफेंडर्स नहीं, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि भाई ये लोग, और सरकार की तरफ से अगर सरकार क्लाइंट होगी, राइट, ऐसे केसेस में जो लॉयर्स हैं, जो गवर्नमेंट के लॉयर्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, तो उनके क्लाइंट कौन है? गवर्नमेंट है। तो फिर वो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो स्टैंड रखने के लिए वो फिर बहुत सारी बातें और टाइम वेस्ट किया जाएगा। ये सारी टैक्टिक्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कोर्ट्स भी जो हैं वो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रही है। कोर्ट्स यानी कि जजेस की बात करें तो उनके डिसीजंस, फॉर एग्जांपल एक सफूरा जरगार, उनका केस था, एमफिल की स्टूडेंट थी, उनको जेल किया गया था और वो प्रेग्नेंट थी। और फिर जज जो है उन्होंने उनकी बेल को डिनाई कर दिया। फिर मुनावर फारूकी जो कॉमेडियन है, तो उनके टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, उनको बेल जो है वो डिनाई कर दी गई थी। तो ये जो पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक से हमें ये बात समझनी चाहिए कि इनडायरेक्टली क्या हो रहा है। इनडायरेक्टली ये हो रहा है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके ऊपर इस प्रकार के चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार के चार्जेस अगर आपके ऊपर लगाए गए तो फिर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा टैग भी लग जाएगा, राइट। शायद अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी भी ना हो। कौन आपसे शादी करेगा? मीन्स लोग डरेंगे, या फिर ऐसा माहौल हो जाएगा कि भाई आप तो जेल जा चुके हैं, लेकिन जेल क्यों गए हैं? आप चोरी के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए गए हैं, या फिर किसी चीज़ के ऊपर आपने एक स्टैंड उठाया उसके लिए? तो ये जो एक सिग्नल, इनडायरेक्ट एक सिग्नल जो भेजा जा रहा है, इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, के इस प्रकार के लॉज को बनाकर और इस प्रकार के लॉज को लोगों के ऊपर जब थोपा जाता है तो लोगों की फ्री स्पीच जो है, हम आवाज़ नहीं उठा सकते, हम हमारा पॉइंट नहीं रख सकते। आज जस्ट इमेजिन कि किसी ना किसी व्यक्ति को हमने कोविड-19 की सेकंड वेव में गवा दिया है। कोई ना कोई हमारा रिलेटिव, कोई ना कोई फ्रेंड इसकी चपेट में आ चुका है। आज भी हमारे अंदर वो बात नहीं है कि हम सरकार को इतना भी कहें कि आप ऐसी हेल्थ सिस्टम को क्रिएट कीजिए, जो नए भारत की बात हो रही है उसमें बेस्ट स्कूल्स हों और बेस्ट हेल्थ सिस्टम हो। हर एक गांव में आप जब एंटर हो तो वहाँ पर आपको एक एम्बुलेंस देखने को मिले, वहाँ पर आपको एक हेल्थ सेंटर देखने को मिले, जहाँ पर लेट्स से 50-100 बेड्स वाली एक छोटी सी हॉस्पिटल हो। और बड़े शहरों में आप जाएं तो बड़े बड़े जो एरियाज़ हैं, तो एरिया वाइज आपके पास ऐसे क्वारंटीन की फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें जो हैं, उसका प्लान अभी से हमें बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। और एक टारगेट होना चाहिए कि आने वाले 3-4 साल के अंदर हमारे देश के हर एक जगह पर यह फैसिलिटी होगी कि हेल्थ की फैसिलिटी में भारत जो है वो दुनिया को टक्कर देगा, नंबर 1 बन जाएगा। लेकिन ऐसी बातें नहीं हो रही है, क्योंकि शायद ये एक हमारी एक आदत बना दी गई है कि हम ऐसे सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन ना करें या फिर हमारी आवाज़ ना उठाएं। और अगर आवाज़ उठाते हैं
तो इस प्रकार के लॉज भी हैं जो आपके ऊपर थोपे जा सकते हैं. द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट इज एन इन्विटेशन फॉर ऑल ऑफ अस टू फाइंड आवर हायर सेल्व्स. ये बात सच है कि हमारा जो हायर सेल्फ है, एक दिस इज ए सॉर्ट ऑफ इन्विटेशन कि हमारे अंदर हमें झांकना होगा कि किस देश में, कौन सी डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं. एक ऐसी डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई पढ़े तो इम्प्रेस हो जाए कि क्या खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बातें इसमें लिखी गई है. और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आप नज़र डालें तो पता चलेगा कि जो लिखा गया है उसमें से पता नहीं कितने % हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं. For lawyers to give advice without fear or favor, policemen to follow rule book, for government to disagree with descendants without imprisoning them, and for citizens not to remain indifferent to injustice meted out to others. किसी के साथ गलत हो रहा है, हम आवाज़ नहीं उठाते हैं. ये समाज, ये सोसाइटी हमारी बन चुकी है. तो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेकअप कॉल. ये एक जो जो बेल मिली है, दिस इज़, अब आप CA को सपोर्ट करें उसके अगेंस्ट में हैं. I'm not saying that. I'm saying only this thing कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से हमें ये पता चलता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. We should be living in a better place. We are in 2021. Closure compensation. 9 साल के बाद 2 इटालियन मरीन्स के ऊपर जो एक केस था, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि 2 इटालियन मरीन्स और 2 केरला के फिशरमैन जो हैं, ये इटालियन मरीन्स ने उनके ऊपर गोली चलाई और ये 2 फिशरमैन जो हैं उनकी मृत्यु हो गई. और एनरिका लेक्सी नाम की एक मर्चेंट शिप थी, तो इसके ऊपर ऑन बोर्ड थे ये इटालियन मरीन्स. और फिर ये पूरा केस जो है ये काफ़ी एक सेंसेशनल केस बन गया. फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये लिया है कि टोटल 10 करोड़ रुपए इटाली जो है वो कॉम्पनसेशन में देगा. और इस 10 करोड़ रुपए में से जो 2 विक्टिम्स हैं उनके जो लीगल हेयर हैं उनको 4 करोड़ मिलेंगे. और जो फिशिंग वेसल जिस कंपनी का था उस ओनर को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे. जब ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये केस गया तब उनक्लोज के तहत, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत ये रूलिंग आई थी कि ये जो सेल्वेतोर जिरोन और मेसिमिलियानो लातोर, ये दोनों इटालियन मरीन्स जो हैं ये अपने देश के लिए कर रहे थे, अपने स्टेट के लिए वो काम कर रहे थे, राइट. तो इसकी वजह से उनको एक इम्यूनिटी मिलती है. और UN ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि ये जो इंडियन फिशिंग बोट हैं सेंट एंथोनी, तो इसके जो विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. तो फाइनली कॉम्पनसेशन की बात जो है, मीन्स कॉम्पनसेशन पैसे जो हैं 10 करोड़ रुपए वो मिल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्लोज कर दिया है. मुझे आज भी याद है ये केस बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो केस जब फाइल हुआ था दैट वाज वो कुछ स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ 1-1.5 साल जितना वक्त हुआ होगा. आई स्टार्टेड रीडिंग करंट अफेयर्स एंड सीरियसली रीडिंग करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें. तो इस केस को मैंने समझने की काफ़ी, मीन्स जब हुआ था तब मैंने पढ़ा था. आई रिमेंबर, थोड़ा बहुत याद है कि फर्स्ट पेज न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें आई थी और एक लंबे टाइम तक इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए थे. और पहले ये था कि भाई किस पानी में ये हुआ है, यानी कि किसका ज्यूरिसडिक्शन इसमें आता है. और फिर एक ऐसा वक्त भी आया था कि इंडिया और इटाली के रिलेशनशिप जो हैं वो ख़राब होने की कगार पर आ चुके थे. ये जो इटालियन मरीन्स को वापस भेजा था छुट्टियों के लिए, जेल में से निकाल कर उनको वापस वहाँ पर भेजा गया, इटली भेजा गया. और फिर वापस आने से मना कर दिया था, ऐसा कुछ हुआ था. और फिर भारत में इटालियन एम्बेसडर जो हैं उनके ऊपर भी बातचीत काफ़ी सीरियस हो गई थी. अब डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन फाइनली ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है. तो दिस इज़ गुड थिंग. इसमें से यही एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार के इश्यूज़ जो हैं उनको हमें काफ़ी समझदारी से और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के माध्यम से हमें अप्रोच करने की कोशिश करनी चाहिए. एनर्जी इन एफिशिएंसी कैन शॉर्ट सर्किट कूलिंग इंडिया, द हिंदू का ये आर्टिकल है. एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स, अब हमारे देश में भी एयर कंडीशनर्स जो हैं, ACs का इस्तेमाल काफ़ी होने लगा है. वैसे दुनिया के मुकाबले लो पेनिट्रेशन है हमारे देश में, लेकिन जहाँ तक मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो काफ़ी पहले जो था, आज से 10 साल पहले और अभी आप देखिए
अच्छे अच्छे घरों में या फिर बड़े बड़े घरों में तो 3-3 4-4 एसीज भी होते हैं। नाउ द थिंग इज कि आने वाले 3 दशकों में, मीन्स पिछले 3 दशकों में, कैन यू बिलीव 660 हीट वेव्स हुई और हमारे देश में, और 12,273 लोगों की मृत्यु हीट वेव्स की वजह से हुई। इंडिया का एक नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान है और आने वाले 20 सालों में, 2 दशकों में भारत जो है वो सबसे ज़्यादा कूलिंग के लिए सबसे ज़्यादा दुनिया में एनर्जी यूज़ करेगा, सबसे ज़्यादा एसीज़ का इस्तेमाल हम हमारे देश में करेंगे। तो उतना ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होगा, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा, मीन्स कुछ इसको लेकर कुछ रूल्स हमें तय करने पड़ेंगे। जापान की बात करें तो जापान ने ये भी कर दिया है कि समर टाइम में आप जापान में अगर रहते हैं तो ऑफिस में अगर आपको जाना है तो समर टाइम में आप लाइट कपड़े पहन सकते हैं, कॉटन टाइप ऑफ मटेरियल। और जापान ने ये रूल बना दिया है कि उनके जो एयर कंडीशंस हैं वो 28 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आप 27, और हमारे देश में तो हम देखते हैं कई लोग 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं एयर कंडीशन का। जितना लो टेम्परेचर रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो कूलिंग करेगा, उतना ही ज़्यादा पावर यूज़ करेगा, और उतनी ही बुरी आदत आपकी हो जाएगी कि फिर आप नॉर्मल धूप में 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं। I'm श्योर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एसी का इस्तेमाल करते हैं, फिर धूप में जाते हैं तो वो दे कैन नॉट सर्वाइव, वो फिर पानी पीते रहते हैं और दे आर लाइक स्वेटिंग एंड अनकंफर्टेबल फील होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ टू मच एयर कंडीशनिंग। सेम थिंग गोज विद कार एज वेल। कार में भी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर जो है इट्स नॉट गुड। 24 डिग्री सेल्सियस आप रखिए, आई थिंक दैट इज़ गुड, और घर में 28 डिग्री सेल्सियस इज़ गुड। फिर उससे ज़्यादा जो है वो ठंड लग जाए उतना कम एसी का टेम्परेचर रखना जो है और ज़्यादा फ़ैन रखना, दैट्स नॉट हेल्थी। अब अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पर इस्तेमाल करते हैं, एज वी नो कि कई लोग दोपहर में ही इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों को थ्रू आउट द नाइट एयर कंडीशन की आदत होती है। तो अलग अलग कंजम्पशन है, और अलग अलग कंजम्पशन, अलग अलग घरों की डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों की वजह से भी एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो अप डाउन या फिर ज़्यादातर तो अप ही जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि अवेयरनेस के कैंपेन्स आज से ही हम शुरू करें। जापान ने जो किया है ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है कि जापान ने 28 डिग्री रखा तो हम भी हमारे टेम्परेचर के हिसाब से हम तय करें कि व्हाट इज़ द मिनिमम वी कैन कीप। ये 16 डिग्री और 20 डिग्री ये सारी चीज़ें वी डोंट नीड इट, राइट। दैट इज़ लाइक रेफ्रिजरेटर को मैच करने के टेम्परेचर्स हैं। आई थिंक 24 डिग्री सेल्सियस, दिस इज पैन इंडिया, दिस इज़ इनफ। 24 डिग्री जो है वो आपको कंफर्टेबल फील भी करवाएगा समर में, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इससे लो कार्बन होगा, लो एनर्जी का कंजम्पशन होगा। तो वी नीड टू प्लान this thing from today itself. Moving on to next item, an underrated ecological crisis. कल हमने एक खबर देखी थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कहा था कि जो ज़मीन डिग्रेड हो चुकी है तो इस ज़मीन को हम फिर से रीजुविनेट करेंगे, isn't it? Now the thing is, क्या आपको पता है कि दुनिया में 1/5 जितनी ज़मीन जो है वो डिग्रेड हो चुकी है, 1/5, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, 20% लैंड, isn't it? 20 into 5 is equal to 100%, isn't it? तो ये 20% ज़मीन जो है ये डिग्रेड यानी कि यूएन इसको डिफाइन करता है द टेम्पररी और परमानेंट लोअरिंग ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड। इसकी वजह से 3.2 बिलियन लोग जो हैं वो रिस्क में हैं, और ये सबसे पुअरेस्ट रीजन में रहते हैं। लैंड प्रोडक्टिविटी जब कम हो जाती है तब वहाँ पर घास और पेड़ पौधे नहीं उग पाते, तो इसकी वजह से कार्बन सिंक का काम जो ये करते हैं वो नहीं हो पाता, और इसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो इंक्रीज होती है। डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी है, डू यू नो, 30 to 35 टाइम्स हिस्टोरिकल रेट से ज़्यादा हो चुकी है डेजर्टिफिकेशन की स्कीम, यानी कि जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वो एक्सपांड होते जाते हैं। इसरो का कहना यह है कि हमारे देश में 30% जितना एरिया जो है वो डिग्रेडेशन फेस कर रहा है। टेरी को जब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट दिया, मीन्स कहा कि यू फाइंड आउट कि कितना नुकसान होता है हर साल, तो टेरी का कहना यह है कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से हर साल हमारे देश में $48.8 बिलियन का नुकसान होता है, $48.8 बिलियन। अब भारत
26 मिलियन हेक्टर्स को 2030 तक रिस्टोर करना चाहता है और करने की कोशिश करेगा। आई होप हम इसमें सक्सेसफुल हो जाए और ये हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सोसाइटी की, बिजनेसेस, इकोनॉमीज़ की, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सेफ्टी, सभी के लिए वी नीड लैंड। ज़मीन के बिना हम नहीं रह सकते। इसके लिए हमें हमारे वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर फोकस करना होगा, एफॉरेस्टेशन, फिर हमारी जो मिट्टी है, सॉइल है, और उसका मॉइस्चर इंक्रीज़ करना, उसको प्रॉपर रिचार्ज हो ये देखना। और जिन जगहों पर ज़मीन है तो राज्यों को ये ध्यान रखना होगा कि ज़मीन का जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चरल अगर आप कर रहे हैं तो उसका लैंड यूज़ अगर चेंज कर रहे हैं तो ये पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एज वेल एज फिल्टर के साथ आप करें इसको, क्योंकि एक बार आपने उसको रेसिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना दिया, उसके बाद आप कभी भी उसको नेचुरल लैंड का जो उसका चार्म है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कभी भी आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये है आज का आपका पहला प्रश्न। एक और प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता था, मैं बातों बातों में भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये रहा आपके लिए प्रश्न। बताइए, ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये आपको किस शहर में देखने को मिलती हैं? इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।